ताकत यदि आपके पास है तो आपके फैसलों में थोड़ी बहुत कमी हो तो ताकत उसको ढक ले जाती है, लेकिन फैसले अगर सही हैं और ताकत थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है तो उसके बाद विरोधी तो विरोधी अपने भी आपके ऊपर किस कदर हावी होते हैं। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो 2024 में मोदी सरकार का तीसरा टर्म देख लीजिए। ये कई मायनों में इस बार अलग नजर आ रहा है। इस बार सरकार हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रही है, यूँ कह लीजिए कि रखना पड़ रहा है। यहाँ तक विरोध के मद्देनजर उसको अपने कदम भी पीछे खींचने पड़ रहे हैं। जरा सोचिए, अभी सरकार बने 2.5 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इस दौरान कई बार सरकार पहले की तरह कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। सत्र के दौरान तो सबने देखा कि कैसे वक्फ बोर्ड विधेयक के बाद यूपीएससी में लेटरल एंट्री मामले में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। यूपीएससी में लेटरल एंट्री मामले में विवादों को देखते हुए आज केंद्र सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। आपको बताना थोड़ा जरूरी है ताकि आपको याद रहे। 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कुल 45 पद थे, जिसमें से 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक और उप सचिव के पद थे जो लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने थे। यानी ये पद यूपीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं की बजाय सीधी भर्ती से भरे जाने थे। वैसे आज जिसे लेकर विवाद छिड़ा है उस पर कुछ तथ्य जानना जरूरी है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी साल 9 अगस्त को राज्यसभा में बताया था कि पिछले 5 सालों में लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और मौजूदा वक्त में 57 प्रोफेशनल्स केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। और जहां तक बात लेटरल एंट्री में आरक्षण को लेकर, तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला आरक्षण लेटरल एंट्रीज में नहीं मिलता है। और इसके पीछे कारण यह है कि इन भर्तियों में विशेषज्ञता को तरजीह दी जाती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2019 में राज्यसभा में लेटरल एंट्री में आरक्षण को लेकर बताया था कि लेटरल एंट्री सिंगल कैडर अपॉइंटमेंट है जिन पर आरक्षण लागू नहीं होता है। उन्होंने ये दलील भी दी थी कि लेटरल एंट्री छोटे से समय के लिए यानी 3 से 5 साल के लिए की जाती है, इसलिए इसमें आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इस बार जैसे ही लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आया, विवाद छिड़ गया। विपक्षी पार्टियां एनडीए सरकार पर आरोप लगाने लग गई कि वो लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। और ये आईएएस का निजीकरण है और आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। तो अखिलेश यादव कहां पीछे रहते? उन्होंने कहा कि सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है और लेटरल एंट्री पिछले दरवाजे की एंट्री है। इसके जरिए भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अगर एससी, एसटी और ओबीसी को इन नियुक्तियों में उनके निर्धारित कोटे के तहत प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो यह सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन होगा। और तो और लेटरल एंट्री पर एनडीए के सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से कुछ पदों की नियुक्ति के लिए डायरेक्ट बहाली हो रही है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। जबकि जेडीयू की तरफ से कहा गया कि लेटरल एंट्री के विज्ञापन का दुरुपयोग होगा, इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने कहा कि लेटरल एंट्री के लिए कांग्रेस ने ही आयोग का गठन किया था, जो सच भी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था और वीरप्पा मोइली ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब जरा यूपीए सरकार का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। अगस्त 2005 में तब यूपीए सरकार के मंत्री रहे वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसने भारतीय अफसरशाही में भारी
फेरबदल की गुंजाइश की बात कही थी। आयोग का सुझाव था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर होने वाली भर्तियों को विशेषज्ञों से भरा जाए। इन विशेषज्ञों को बिना परीक्षा पास किए सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है और इसके लिए प्रशासनिक आयोग ने तय किया था कि अधिकारी की उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए और उससे काम करते हुए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यही नहीं, आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि जितने भी प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति हो उन्हें कम से कम 3 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेजा जाना चाहिए। लेकिन तब यूपीए सरकार ने इस सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया था। आयोग ने 2010 में एक बार फिर से प्रशासनिक सुधारों के लिए कुछ और सुझावों के अलावा 2005 में दिए गए अपने सुझावों को एक बार फिर सरकार के सामने रखा, लेकिन तब की मनमोहन सरकार ने एक बार फिर इन सिफारिशों को खारिज कर दिया था। तब मनमोहन सरकार को रोल बैक सरकार कहा जाता था। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार बनी तो आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने की कोशिशें शुरू हुई। 2015 में बिना परीक्षा के भर्तियों की सिफारिश को लागू करवाने के लिए एक समिति बनी। समिति 2 साल तक इस बात की तलाश करती रही क्या निजी क्षेत्र के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आखिरकार जून 2018 को केंद्र सरकार की ओर से इस सिफारिश को मंजूर कर लिया गया और भर्ती के लिए पहला विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके तहत 10 पदों पर भर्ती की गई थी और इसी को नाम दिया गया था लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य शख्स केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि उसके पास काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव हो। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है। जो इस इंटरव्यू को पास करता है वो सीधे तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाता है। ये तैनाती 3 साल के लिए होती है और इसे 2 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1971 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। तब मनमोहन सिंह सिविल सर्वेंट नहीं थे। इसी तरह रघुराम राजन भी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे और उन्होंने भी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दी थी। इस पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। आपको बता दें कि देश में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को हुआ था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बने थे। आयोग का काम यह देखना था कि देश में सरकारी अफसरशाही को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है। तब से लेकर 2005 तक देश की अफसरशाही उन्हीं सिफारिशों के आधार पर चलती रही। एक बार और यहाँ और साफ कर देना चाहिए कि लेटरल एंट्री की वजह से उच्च पदों पर निचले कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी और बाहर से आए प्राइवेट सेक्टर के लोग ही इन पदों पर काबिज होंगे। ये सही नहीं है, क्योंकि प्रमोशन के जरिए अभी भी उच्च पद पर पहुंचने की प्रक्रिया जारी है। मतलब कहने का ये है कि कुल मिला के प्रशासनिक सुधारों पर जब बात होती है सत्ता के सही संचालन के लिए, तो सभी राजनीतिक दल एक तरीके से ही सोचते हैं, क्योंकि जो सुझाव होते हैं किसी भी व्यवस्था को पारंगत बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, तो उस पर तो ज्ञान प्रस्फुटित होता है खुलकर, क्योंकि उसके आगे राजनीति नहीं आती है। लेकिन जब राजनीति आगे आ जाती है तो चाहे फैसला कितना भी अच्छा हो, उसमें कमियां निकाली जाती हैं, छिद्रान्वेषण किए जाते हैं और मामला अगर आरक्षण से जुड़ा हुआ हो तो फिर क्या कहा जाए। चूंकि संविधान के नाम पर ही इस बार मोदी सरकार का 400 पार का नारा विपक्ष डिरेल कर चुका है, तो अब इस मुद्दे को वो छोड़ने में बिल्कुल मतलब कहते हैं कि पूरी तरीके से पकड़ कर रखा है, छोड़ के राजी नहीं है। इसीलिए जो काम खुद कांग्रेस चाहती थी करवाना और उसके एक प्रधानमंत्री बाकायदा उसी लिहाज से आए थे, लेकिन अब ये समय की बात है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि अगर समय खराब हो, ताकत कमजोर हो, तो निश्चित तौर पर गैर तो गैर अपने भी सवाल उठाते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी इसका उदाहरण है। खैर, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, क्योंकि हम हैं बुलंदबारा टीवी, ताकत आपकी।